डियर स्टूडेंट, संगठन से संबंधित जो सिद्धांतों की चर्चा की जा रही है, पीछे मैंने आपको हायरार्की पर सोपान बताया, आदेश की एकता के बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा किया गया, परसोपान और आदेश की एकता की तुलना की गई। ये दिखाया गया कि इमरजेंसी में आदेश की एकता और परसोपान के बीच डिफरेंसेस हैं निर्देश की एकता के रूप में। डिटेल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। आज उसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। प्रत्यायोजन इसके बाद मैं देखूंगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज के बाद। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है ये? इसमें देखिए सेम हमने सिनेप्सिस किया या फ्रेमिंग की है। कंसेप्ट एंड नीड ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की अवधारणा एवं आवश्यकता। बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पर कि नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल, सो इजी। नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि क्या यह कंसेप्ट आज प्रासंगिक है, जैसे पीछे आदेश की एकता का हमने किया था, और फिर कंक्लूड कर लिया जाएगा। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा है। पद सोपान का यह एक आवश्यक तत्व है, एलिमेंट। अगर पद सोपान होगा तो वरिष्ठ एवं अधीनस्थ होंगे और वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। इट मीन्स आपको क्लियर हो गया क्या कि नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र का अर्थ या तात्पर्य अवधारणा यह है कि किसी संगठन में कार्य करने वाले वरिष्ठ अधिकारी का कितने अधीनस्थों के कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण या पर्यवेक्षण या अधीक्षण या दिशा निर्देशन, वही कहलाता नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारी के कार्यों का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करेगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कैन कंट्रोल बाई ए सुपीरियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब संगठन वरिष्ठ और अधीनस्थ होंगे पद सोपान में, तो वरिष्ठ अधिकारी कितने अधीनस्थों के कार्यों का प्रभावशाली जांच पर्यवेक्षण स्थापित करता, वही कहलाता नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। इसे अलग तरीके से हम समझाएंगे कि यह जो अवधारणा है, यह वीए ग्रेगुनास एक विद्वान है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ध्यान का विस्तार क्षेत्र, स्पान ऑफ अटेंशन, उससे रिलेटेड है। नहीं कहते कि जैसे मैं कहूँ क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, मैं सब पे प्रॉपर अटेंशन दे रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया स्पान ऑफ अटेंशन, ध्यान का विस्तार क्षेत्र। 200 स्टूडेंट हैं, मैं प्रॉपर अटेंशन दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? मेरे ध्यान के विस्तार क्षेत्र पर। उसी प्रकार किसी भी प्रशासनिक संगठन में या संगठन में वरिष्ठ अधिकारी जो अधीनस्थों के कार्यों पर नियंत्रण करता है, वह किस पे आधारित है? उसके ध्यान पर। भाई आप अटेंशन दोगे तभी कार्य होगा, नहीं कहते पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यह स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, यह मूलतः स्पैन ऑफ अटेंशन से जुड़ा हुआ है, जिसे प्रसिद्ध विद्वान वीए ग्रेगुनास ने दिया था। और इसके लिए इन्होंने कुछ फार्मूला दिया। क्या बताया ग्रेगुनास ने? ग्रेगुनास ने बताया कि संगठन में जो वरिष्ठ और अधीनस्थ का संबंध है, वह उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंधों पर आधारित है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध, दोनों संबंध है यहाँ पे। अभी मैं समझा रहा हूँ फार्मूले से, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और यह अलजेब्रिक फार्मूला है, यह बीजगणितीय फार्मूला है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्टली सपोज करिए 4 एसडीएम पर नियंत्रण करेगा, तो इनडायरेक्टली कितने पर करेगा? और ये डिपेंड करेगा, यही अलजेब्रिक फार्मूला है, n 2 के पावर n बाई 2 प्लस n माइनस 1, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, जहां n का अर्थ होता है अधीनस्थों की संख्या। आइए, अभी आपने कहा कि एक डीएम 4 एसडीएम पे डायरेक्ट कंट्रोल, उसके जस्ट नीचे कौन है? एसडीएम। तो 4 एसडीएम पे डायरेक्ट कंट्रोल कर पाएगा, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल सबऑर्डिनेट्स, कितने
सभी स्वाधीनस्थों की संख्या कितनी होगी, 4 प्रत्यक्ष हो जाएगा और उसके माध्यम से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सो इनडायरेक्ट कंट्रोल कितना होगा। आइए देखते हैं, इस फार्मूले को रखते हैं। EN बराबर आपने 4 रखा, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 8 प्लस 3, 11 मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल नंबर आप कितना आ गया। अब देखो भाई मैथमेटिक्स थोड़ा सा बता दिया मैंने, सही होना चाहिए, ठीक है। अब 4 उसने SDM पे कंट्रोल किया, तो SDM के माध्यम से सपोज करिए हो सकता है 8 तहसीलदार हो, 12 नायब तहसीलदार हो, 15 या जो भी संख्या हो रेवेन्यू इंस्पेक्टर। मतलब ये एक अलजेब्रिक फार्मूले में है जिसमें ग्रेकुनास ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों की चर्चा की है इस फार्मूले के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक छोटा सा समअप कर दूं कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स विच सुपरवाइज्ड बाय सुपीरियर इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कितने अधीनस्थों के कार्यों का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाए, वही कहलाता नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। बहुत स्पष्ट है कि मानवीय नियंत्रण या मानवीय नियंत्रण की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसकी सीमाएं होती हैं। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग क्षमता होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि हो सकता मैं 200 स्टूडेंट पर कंट्रोल कर लूं, या हो सकता मैं 50 पर कर पाऊं, तो ये मेरी क्षमता। तो अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं कहते हैं वो DM बहुत ही अच्छा कार्य किया, मतलब उसका कार्य किया, मतलब उसने अपना स्पान ऑफ कंट्रोल उसका बहुत व्यापक था, उसका स्पान ऑफ अटेंशन, ध्यान का विस्तार क्षेत्र बहुत व्यापक था, इसलिए उसका कार्यशैली या कार्यकाल अच्छा था। तो यहाँ पर मानवीय जो नियंत्रण की क्षमता होती है उसकी सीमा होती है। अलग अलग विद्वानों का यहाँ पर अलग अलग मत है। जैसे उर्विक ने बताया कि 6 विद्वान, 6 अधीनस्थ, हार्लेन समिति ने शायद 6 बताया, ठीक है, नहीं हार्लेन समिति ने 10 से 12 बताया, ठीक है। अन्य विद्वान हैं, ग्रेकुनास ने 6 बताया, उर्विक ने शायद 4 से 5 बताया कि डायरेक्ट 4 से 5 अगर सबऑर्डिनेट पर नियंत्रण किया जाए तो प्रभावशाली नियंत्रण होगा। हार्लेन ने कहा 6 अधीनस्थों पर नियंत्रण किया जाए, ग्रेकुनास ने, हार्लेन ने कहा 10 से 12 पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग ओपिनियन है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट पर कंट्रोल करेगा, लेकिन सभी विद्वान एकमत हैं कि अगर नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र सीमित होगा तो प्रभावशाली नियंत्रण होगा। मतलब अगर 3 से 4, 5 अगर सबऑर्डिनेट हैं तो वहां पर जो कंट्रोल होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। क्या समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट देखिए, आप नाम किसका सुन रहे हैं, गुलिक का, हार्लेन समिति का, उर्विक का, ये भी 1920 के दशक में पॉपुलर था, जैसे आदेश की एकता, ठीक है। तो बट नेचुरल है, इसकी भी आलोचना होगी, लेकिन उसके पहले स्पान ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करने वाले 4 कारक गुलिक ने बताया। फिर गुलिक नाम आया, क्लासिकल थिंकर्स है, शास्त्रीय विचारक थिंकर्स में आपको मैं बताऊंगा। गुलिक ने कहा कि किसी संगठन में जो वरिष्ठ अधिकारी है वह अधीनस्थों को नियंत्रित करेगा, 4 कारकों पे निर्भर करेगा। पहला कारक बताया एज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की आयु, अभी मैं डिटेल कर रहा हूं। दूसरा नेचर ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों की प्रकृति। तीसरा कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। चौथा कार्य करने का स्थान, प्लेस ऑफ वर्क। गुलिक ने जो पहला बताया वो बताया संगठन की आयु। यहां आयु से मतलब क्या है, संगठन कितना पुराना है। अगर संगठन पुराना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय 1772 में इसका अस्तित्व है, DM का पद 1773 में आया, कार्यालय 1772 में आया। अब आज क्या चल रहा, 2021। तो अगर संगठन पुराना है तो कार्य करने की जो परिपाटी है वो क्या होगी, फिक्स होगी, निश्चित होगी। कैसे फाइल जाएगा, कहाँ जाएगा, सस्त लाइसेंस कहाँ मिलना है, वगैरह वगैरह। तो कार्य करने की जब परिपाटी निश्चित होगी तो नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र प्रभावशाली हो जाएगा, बढ़ जाएगा, व्यापक हो जाएगा। लेकिन अगर संगठन नया है, अभी कार्य करने का जो वर्क मेथड है, कल्चर है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, पूर्ण परिभाषित नहीं है,
तो वरिष्ठ किस पे नियंत्रण करेगा? अगर संगठन नया है तो नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र घट जाएगा, कम हो जाएगा, सीमित रहेगा। अगर बड़ा है, सॉरी पुराना है, तो नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र व्यापक होगा। क्लियर हो रहा है? दूसरा देखिए, कर्मचारी की प्रकृति। भाई एम्प्लॉय कितने प्रकार के होंगे? अगर किसी संगठन में हम कर्मचारी की प्रकृति की बात करें तो दो प्रकार का कर्मचारी होगा। एक बॉस होगा, सुपीरियर, वरिष्ठ, और दूसरा क्या होगा? सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ। तो यहां पे दोनों स्पैन ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करते हैं। बॉस और सबऑर्डिनेट ये दोनों स्पैन ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करते हैं। यहां पे कर्मचारी की जो प्रकृति है, योग प्रकृति का तात्पर्य यहां योग्यता से है। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। अगर वरिष्ठ अधिकारी जो कार्य का निरीक्षण करेगा, अधीनस्थों पर नियंत्रण करेगा, योग्य है, उसे कार्य के बारे में पूरा ज्ञान है, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी योग्य है, नॉलेजबुल है, ज्ञानी है, ठीक है, इफिशियंट है, दक्ष है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अन्यथा वाइस वर्सा, इसका उल्टा। भाई अगर मुझे लोक प्रशासन का ज्ञान है तो आप चाहे जितना क्रॉस क्वेश्चन करिए, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी नहीं समझ रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ठीक है। मतलब वरिष्ठ अधिकारी योग्य, ऊर्जावान, वेल एफिशिएंट और कार्य के बारे में ज्ञान, एनर्जी होनी चाहिए, तो उसका अधीनस्थों पर नियंत्रण का जो क्षेत्र होगा बढ़ जाएगा। अगर वरिष्ठ अधिकारी उल्टा कर देंगे, अयोग्य डाट तो नियंत्रण उसका कम हो जाएगा। आदेश ही नहीं दे पाएगा तो नियंत्रण कैसे करेगा? जब आपको ज्ञान नहीं है तो फिर आप आदेश नहीं दे सकते। नॉलेज इज पावर, मैंने बताया था, नॉलेज इज कमांड। अधीनस्थ यदि योग्य है, आपका सबऑर्डिनेट को भी योग्य होना चाहिए, ऊर्जावान है, जो कार्य वह कर रहा है उस कार्यों के बारे में वेल ट्रेन्ड है, प्रशिक्षित है, तो फिर तो बॉस के तो बल्ले बल्ले, सिर्फ उसे डायरेक्शन देना पड़ेगा कि आपको ऐसे से करना है, कार्य होगा और स्पैन ऑफ कंट्रोल व्यापक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अधीनस्थ अयोग्य है, वाइस वर्सा, इसका विपरीत, प्रशिक्षित नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, कार्य के बारे में ज्ञान नहीं है, तो सारा दिमाग किसे लगाना पड़ेगा? बॉस को, वरिष्ठ अधिकारी को। उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 1 ही और 2 तक सीमित रहेगा, कम हो जाएगा। क्लियर? कार्य की प्रकृति, अगर जटिल प्रकृति, तकनीकी प्रकृति के कार्य है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल घट जाएगा। नेचर या रूटीन का कार्य है या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कार्य है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। मतलब अगर आसान कार्य है, सामान्य प्रशासन, जो दैनिक प्रशासन से जुड़ा कार्य है, आप नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ा दीजिए। तकनीकी है, जटिल है, डाइवर्सिफाइड, विविधतापूर्ण है, आप सीखोगे तब तो कंट्रोल करोगे, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा। लास्ट में स्थान, कार्य स्थान। अगर वरिष्ठ अधीनस्थ सब एक ही कार्यस्थल बैठे हुए हैं, मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एक ही जगह है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। अब कोई यहां बैठा है, कोई 50 किलोमीटर दूर बैठा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा। मतलब अगर एक ही कार्यस्थल एक ही स्थान पे है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल व्यापक, अगर कार्यस्थल दूर दूर है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल सीमित होगा। यह कंसेप्ट किसने दिया? यह कंसेप्ट दिया गुलिक ने, नाम से क्लियर है। क्लासिकल थिंकर्स कंसेप्ट कब आया होगा? 1910 के दशक में। आज क्या चल रहा है? 2021। फिर वही चीजें 1950 के बाद राज्य के कार्यों में बहुत ज्यादा चेंजेज आए। आइए देखते हैं, लास्ट में क्रिटिकल रिव्यू कर दें, आलोचनात्मक समीक्षा। तो आपको वही बताना पड़ेगा जैसे आपने आदेश की एकता के बारे में बताया था कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी जटिलता के युग में प्रशासन में कंप्यूटर और आईटी का प्रयोग बढ़ गया है। 1980 के बाद आप देखिए ना, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल गवर्नमेंट। 90 के बाद कंप्यूटर का प्रयोग, ऑटोमेशन, स्वचालन समझते हैं ना? अरे अब जैसे लिफ्ट जाते हैं ऑटोमेटिक जाते हैं, या किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, सीढ़ियों पे आप खड़े हो गए, हाथ रखे एक्सीलेटर पे चले गए, छत पे कुछ कार्य किया आपने, नहीं, ऑटोमेटिक हो गया। तो प्रशासन में आप बता रहे हैं कि आईटी का प्रयोग, सूचना तकनीकी का प्रयोग और ऑटोमेशन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।
इससे क्या हो गया, अब नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की समूची अवधारणा में परिवर्तन आ गया। मतलब कंप्यूटर, आईटी और स्वचालन ने नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की समूची अवधारणा को परिवर्तित कर दिया। आप ऐसे देखिए ना, पहले हम लोग जब छोटे से थे, फादर सिविल सर्वेंट थे, बैंक में जाते थे हम लोग तो टोकन मिलता था, टोकन को लेके थोड़ा आपस में हम लोग खेलते भी थे, बड़ा शौक था बैंक से रुपए का गड्ढे देखना। फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद आपका नंबर आता था, बोर हो जाते थे हम लोग ना। आज बैंक जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ गए एटीएम, वो भी अब आपको नहीं जाना है, अब तो ऑनलाइन भुगतान करिए, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं, घर से बैठे ही ट्रांजैक्शन होगा। ये क्या है, कंप्यूटर और आईटी का प्रयोग ही तो है। तो इसने क्या कर दिया, प्रशासन में जो दूरी और समय था उसको कम कर दिया या समाप्त कर दिया। पहले जिस कार्यों के लिए प्रशासन नियंत्रण के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता थी, कंप्यूटर और स्वचालन ने क्या कर दिया, समय और दूरी दोनों को समाप्त कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर और ऑटोमेशन से प्रशासन क्या हो गया, गतिशील हो गया। भाई आज से 30 साल पहले आप इमेजिन करिए, हम लोग भी बच्चे ही रहे होंगे, कोई घटना घटती थी तो दिल्ली तक पहुंचने में महीनों लगता था। आज तो बच्चा गिरा हुआ है बोरिंग के अंदर, मीडिया खड़ी है, इतना फीट नीचे गया, ये ऊपर आ गया, मतलब एक और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश, प्रधानमंत्री पूरे देश की जानकारी, प्राइम मिनिस्टर विदेश यात्रा पे जा रहा है, वीसी के द्वारा पूरा कैबिनेट को एड्रेस कर रहा है। ये क्या है, आईटी तो है। मतलब अब समय और दूरी समाप्त हो गया है। पहले 50 अधीनस्थ थे, उनको नियंत्रित करने के लिए 10 स्टाफ, आज एक आदमी नियंत्रण कर लेगा, पूरे 50 या 100 को कर लेगा। क्यों, क्योंकि समय और दूरी समाप्त हो गया, प्रशासन में गतिशीलता आ गई है। तो निश्चित ही ऑटोमेशन, स्वचालन और कंप्यूटर के प्रयोग ने प्रशासन में नियंत्रण के समूची अवधारणा में परिवर्तन लाया है। इसके अलावा आप बता सकते हैं, जैसे आदेश की एकता में चर्चा की, प्रशासन में विशेषज्ञों की बढ़ती संख्या। ये विशेषज्ञ क्या होते हैं, ये विशेषज्ञ अपने कार्य क्षेत्र में नॉलेजेबल होते हैं और इन्हें एमेच्योर, कौन यहां एमेच्योर होगा, आईएएस, इनका हस्तक्षेप ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, कैबिनेट सचिव यहां पे विशेषज्ञ होगा, मुख्य सचिव या यूपीएससी या अन्य टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है, जो तकनीकी सलाह देते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के निकट बैठे होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर के निकट होते हैं, वे अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, अर्थात वे सूत्र एजेंसियों के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आधुनिक संगठन में अब नियंत्रण का कंसेप्ट नहीं है, कोई किसी का नियंत्रण नहीं करेगा। ये पशुपानिक संरचना को मानते नहीं है। जब पशुपान नहीं होगा तो फिर आदेश कहां होगा, आदेश नहीं होगा तो फिर नियंत्रण कैसे होगा। अतः विशेषज्ञों की बढ़ती हुई संख्या ने, अब बताएंगे, लोक प्रशासन या प्रशासन में नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के स्थान पर अब ये क्या चाहते हैं, आपका एक टॉपिक है समन्वय, आज तालमेल स्थापित करिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन की अवधारणा का विकास किया है। हो सकता है नया क्वेश्चन आ जाए कि संगठन में स्पैन ऑफ कंट्रोल के स्थान पे अब कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है। कोऑर्डिनेशन आपका एक टॉपिक है, वहां पे चर्चा करेंगे। तो ये एक वीडियो के माध्यम से या लेक्चर के माध्यम से मैंने बताया स्पैन ऑफ कंट्रोल। यूपीएससी में अगर पूछा गया शायद कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को बहुत बड़ा कर दिया जाए तो नेगेटिव इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत छोटा कर दिया जाए उसका भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाए तो इसका क्या अर्थ हुआ, एक बॉस ढेर सारे अधीनस्थों के कार्यों की पर्यवेक्षण निरीक्षण करेगा, कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय के बारे में समझ नहीं पाएगा और उनके बीच कभी भी अंतर वैयक्तिक संबंधों का विकास नहीं होगा। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर बहुत व्यापक कर दिया जाए तो कार्यों से विचलन होता है। भाई हमको 10 सबऑर्डिनेट को नियंत्रित करना है या 100, तो बेहतर है 10 या 20। 100 को नियंत्रित करने में क्या होगा, डेविएशन ऑफ वर्क होता है, तो निश्चित ही स्पैन ऑफ कंट्रोल वीक हो जाएगा, नियंत्रण कमजोर हो जाएगा।
सत्ता और संचार ऊपर से नीचे जब तक पहुंचेगा, संचार की प्रकृति विकृत हो जाएगी, सत्ता का सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पाएगा। अर्थात आप क्या कहना चाहते हैं, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत बड़ा कर दिया जाए तो ये भी संगठन के लिए क्या है, नेगेटिव है। अगर बहुत छोटा कर दिया जाए, एक बॉस 2 सबऑर्डिनेट, हमेशा बॉस सबऑर्डिनेट पर कंट्रोल करेगा, तनाव उत्पन्न होगा। आप तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, आप हमेशा मेरे अंदर कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि एक बॉस 2 सबऑर्डिनेट। तो अगर बहुत छोटा है तब भी संगठन के लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ और अधीनस्थ के मध्य तनाव उत्पन्न होगा, कार्यकुशलता या प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न होगा। छोटा कर दिया जाएगा तो अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधिक बॉस, अलग से बॉस की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जो प्रशासनिक मितव्ययिता के क्या है, अगेंस्ट है, जो प्रशासन का मूल सिद्धांत है। इसीलिए कहा गया है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल न तो बहुत ही बड़ा हो न बहुत ही नैरो हो, नॉट मोर ब्रॉडर नॉट नैरो, एक आइडियल 4 से 6 10 मैक्सिमम जो प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करेगा। डायरेक्ट कंट्रोल की बात हो रही है, इनडायरेक्ट कंट्रोल तो और ये बढ़ सकता है। गेकुनास का फार्मूला, तो ये आपको मैंने डिस्कस किया, स्पैन ऑफ कंट्रोल है क्या, कंसेप्ट, नीड, फैक्टर अफेक्टिंग, और जो आधुनिक संगठन में चुनौतियां मिल रही हैं। और इसके अलावा ये भी बता दिया, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न कि अगर बहुत बड़ा हो जाए या बहुत छोटा हो जाएगा तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसकी भी चर्चा की गई है। पशुपालन के साथ अगर हम तुलना करें तो मैंने आपको बताया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल पशुपालन का एक आवश्यक भाग है। पशुपालन होगा तो वरिष्ठ अधीनस्थ पर नियंत्रण स्थापित करेगा। तो यह पशुपालन के सिनामस है। आदेश की एकता में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो आप इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर से, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सत्ता का प्रत्यायोजन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।